भाई साहब, आज इस देश में एक ऐसी इंडियन इनिशिएटिव की वजह से आज इंडिया में करीब 45 बिलियन से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहा है और पिछले 6 साल में इन सारी कैंपेन्स की वजह से इंडियन स्टार्टअप्स ग्रोथ पर 15,000 से ज्यादा % रेज हुई है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इन सारी प्रोग्राम्स की वजह से आज इंडियन यूनिकॉर्न से करीब 2.5 बिलियन से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई है। और ये सब सुनकर कभी कभी ये लगता है कि यार एक ऐसे देश जो 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस पर जो एक फाउंडिंग मेंबर बन रही थी, उस वक्त एक ऐसी पूरेस्ट कंट्री माना जाता था। इंडिया जब से आजाद हुई थी उस दिन से लेकर आज तक जो हम सुनते आ रहा है कि यार इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो इस डेवलपमेंट से और आज जो डेवलपमेंट्स हो रहा है तो एक ऐसे चेंजेस कैसे आ रहा है। और पिछले 8 सालों में करीब 700 से ज्यादा स्कीम्स हमको देखने को मिला है और उनमें से करीब 5 कुछ ऐसे टॉप प्रोग्राम्स हैं जिनको बड़ी हेडलाइंस मिल रहे हैं आजकल। और 6 साल बाद क्या ये सारी प्रोग्राम सक्सेसफुल है? तो कैसे चल रही है ये सारी प्रोग्राम्स और क्या है ये सच, देखते हैं इस नए एपिसोड में। I dream of a digital India, quality education reaches the most, where farmers are empowered with real-time information to the connected with the global market. नंबर 1, डिजिटल इंडिया। वैसे अब 2015 में डिजिटल इंडिया कैंपेन इंडिया में शुरू होने से पहले जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थी इंडिया में बहुत कम थी। और 2013 में जब इस देश की पॉपुलेशन थी 1.28 बिलियन पीपल और उनमें से सिर्फ 10% यानी 164 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे और सारी गवर्नमेंट सर्विसेज ऑफलाइन थी। और 2013 में जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस थी बहुत कम थी। ये एक ऐसी सिचुएशन हो गई इंडिया की, लेकिन यूएस, जापान और अलग अलग देशों में जो एक गवर्नमेंट सर्विसेज थे तो सब ऑनलाइन थे, यानी मैक्सिमम। 2015 की बात है जब डिजिटल इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी। उस वक्त इस टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 19% लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस थी और इस टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 15% लोग मोबाइल फोन से एक्सेस कर पा रहे थे। और इन चीजों को बदलने के लिए आई थी एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। और आखिर डिजिटल इंडिया मिशन की जो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस पूरे इंडिया में हर एक सिटीजन को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव थी। और दूसरी ऑब्जेक्टिव थी हर एक गवर्नमेंट सर्विसेज को ऑनलाइन लाना। और तीसरी एक ऑब्जेक्टिव थी हर एक सिटीजन को डिजिटली एम्पावर करना। और 2015 में जब ये प्रोग्राम शुरू हुई थी उस वक्त टॉप सीईओज इंडियन और अब्रॉड तो सबने करीब 200 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे यानी 2.8 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुए थे। ये आज 2022 में कहना बहुत आसान है, लेकिन 2015 में जब ये शुरू हुई थी उस वक्त ये बहुत बड़ी अमाउंट थी इंडिया पर इन्वेस्ट करने की। और जब ये प्रोग्राम शुरू हुई थी तब बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि कहते हुए कि यार इस देश में लिटरेसी बहुत कम है और जहाँ पर लोगों को मोबाइल फोन यूज करना नहीं आते हैं और यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है और इंटरनेट स्पीड्स तो बहुत ही कम है। और ये कहते हुए कि प्राइवेसी कंसर्न्स होंगे और जॉब इनसिक्योरिटीज होगी, बहुत ऐसी चीजों से लोगों ने क्रिटिसाइज किया। और आज भारत देश में एक डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है जहां पर हर एक फील्ड पर, हर एक सेक्टर पर एक डेवलपमेंट्स हो रहा है। फॉर एग्जांपल ई पेमेंट्स हो, चाहे डिजिटल लिटरेसी हो और फाइनेंशियल इंक्लूजन करने की बात हो और जियोग्राफिकल मैपिंग हो और रूरल डेवलपमेंट की बात करें, तो हर चीज पर, हर फील्ड पर एक डेवलपमेंट्स हो रहा है। और इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जहां पर एक स्मार्टफोन पेनिट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है और डेटा कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम होते जा रहा है। और इन 2 रीजंस की वजह से इंडिया में आज सबसे बड़ी यूट्यूब ऑडियंस है। और ये फैक्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां पर इंडिया में एवरेज मोबाइल डेटा कंजम्पशन है 17 GB पर यूजर पर मंथ। अब सोचो ये कितने लोगों की मदद हो रहा है और देश में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। तो ये है डिजिटल इंडिया की पावर। और भाई साहब, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पर आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल mygovernment.in, जहां पर आप अपने आइडियाज दे सकते हो, पॉलिसीज और गवर्नेंस पर आप गवर्नमेंट को एक सजेशन दे सकते हैं। और दूसरी एक सर्विस है जे क्लाउड प्रोग्राम, जिसे मेघराज भी कहा जाता है। और इस प्रोग्राम की एक ही ऑब्जेक्टिव है एक्सेलरेटिंग डिलीवरी ऑफ ई सर्विसेज इन द कंट्री। और एक और सर्विस है डिजी लॉकर सर्विस, जहां पर आपके सारी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है तो वहां पर आप स्टोर कर सकते हो। और करंटली आज के डेट में करीब 128 मिलियन से ज्यादा इंडियंस आज ये सर्विस यूज कर रहे हैं। और भाई साहब, आज इस डिजिटल सर्विस पर करीब 5.6 बिलियन डॉक्यूमेंट स्टोर हो चुकी है। और ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पर और उनमें से एक है ई पाठशाला, जो एक मोबाइल ऐप है जहां पर लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। और एक ऐसे मोबाइल ऐप पर आज 4.5 मिलियन डाउनलोड्स है और लाखों लोग इस मोबाइल ऐप से बेनिफिट ले रहा है। और इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की जो एक खास बात है कि गवर्नमेंट की जितने भी सर्विसेज है यानी फ्रंट एंड सर्विसेज उसे ऑनलाइन लाना यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना बहुत बड़ी बेनिफिट है। और इसे बैकएंड भी है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज के जो डेटा स्टोरेज हो चाहे कुछ भी हो जाए तो उन चीजों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और ऑब्जेक्टिव भी थी। और भाई साहब, डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी एक इनिशिएटिव थी डिजिटल यूपीआई पेमेंट सिस्टम। इस साल जुलाई में
यूपीआई प्लेटफॉर्म्स पर करीब 6 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई थी और इस पूरे साल में इन सारी प्लेटफॉर्म्स पर करीब 45 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई थी, जिसकी एक वैल्यू थी करीब 77 ट्रिलियन इंडियन रुपीस। दूसरी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। भाई साहब 2015 में भारत में एक ऐसी स्कीम शुरू हुई थी जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, जिसकी एक ही ऑब्जेक्टिव थी पिछले 30 साल में जो CSR रेशियो जो कम होती जा रही है। फॉर एग्जांपल 1991 इट वाज 945 और 2001 में 927 और 2011 में 918 आउट ऑफ 1000 बॉयज। और भाई साहब मुझे लगता है ये जो CSR रेशियो जो डिक्रीज हो रही थी इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द 18th सेंचुरी मेंटालिटी ऑफ इंडियन पीपल, जहां पर आजकल जो डायग्नोसिस टूल्स आ चुके हैं जिससे यूज करके आप जेंडर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2015 में जब ये स्कीम शुरू हुई थी उस दिन से आज तक बहुत सारी प्रोग्राम्स हमने देखा है। फॉर एग्जाम्पल #selfie with daughter, जहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी। और भाई साहब आज 2022 में हम ये सोचते हैं कि आखिर इस स्कीम की जो इम्पैक्ट है आखिर क्या है, तो क्या बदलाव लाया है इस देश में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि और आज ये बहुत खुशी की बात भी है कि इस देश में आज SRB जो रेशियो है बहुत इंक्रीज हो रहा है। जो 2014 में थी 918 और आज 2019-20 में 934, यानी 16 पॉइंट्स ऑफ राइज इन SRB रेशियो। एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले 6 साल में इस पूरे देश में करीब 640 डिस्ट्रिक्ट्स में करीब 422 डिस्ट्रिक्ट्स में चेंजेस आई है। और आज 2022 में अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली सर्वे ये कहती है कि आज SR रेशियो जो है इट इज ऑन एन एवरेज 1020 आउट ऑफ 1000 मेल्स। और ये भी देखने की बात है जहां पर 2021 और 22 में इंडियन बैंक्स ने 28 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मदद करने के लिए एक फाइनेंशियल एड रिलीज किए थे। वो अमाउंट थी 65,000 करोड़ रुपए। और आज इंडिया के नेशनल डिफेंस अकेडमी में वुमेन कैडेट्स को एडमिट किया जा रहा है, बहुत बड़ी न्यूज है। तीसरी इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया। भाई साहब 2015 में शुरू हुई एक ऐसी प्रोग्राम मेक इन इंडिया बहुत कमाल की थी, जहां पर उनकी एक ही ऑब्जेक्टिव थी कि दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं, चाहे बड़े बड़े बिजनेस हो या वेंचर कैपिटलिस्ट, तो जो भी बिजनेसेस हैं तो सबको यहाँ बुलाकर अपने प्रोडक्ट्स यहाँ मैन्युफैक्चर करने की बात थी। फिर दुनिया में उनको कहीं भी बेचना है तो वो बेच सकते हैं। और इस प्रोग्राम की पूरी फोकस थी फॉर डिफरेंट 25 सेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग और लेदर और मीडिया और एंटरटेनमेंट और माइनिंग एंड ऑयल एंड गैस और ऐसे कई सारे सेक्टर्स थी जिस पर पूरी फोकस थी। ये तो ठीक है, इस प्रोग्राम की पूरी फोकस है 25 सेक्टर्स पर, लेकिन आखिर बेनिफिट्स क्या है, तो क्या हुई है इस देश में। पहली एक बेनिफिट थी इंडिया में जितने हो सकता है उतने जॉब्स क्रिएट करना। और आज के डेट में जितने भी स्टार्टअप्स है इंडिया में उनसे कई सारे जॉब्स क्रिएट हुई है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंक्लूडिंग इंडियन यूनिकॉर्न्स। जो 107 यूनिकॉर्न्स है इंडिया में, उनसे करीब 2.5 मिलियन से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई है इंडिया में। दूसरी एक बेनिफिट है रूरल डेवलपमेंट की, यानी जो भी कंपनीज इंडिया में जो भी मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो जो उनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है तो ना ही उस लोकेलिटी की इंप्रूव होगी, तो उसके आसपास में जो भी एक विलेजेस है, जो भी गांव है, तो जो लोग हैं वहाँ काम करने वाले लोग, तो उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी बेहतर बन जाएगी। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में करीब 530 एकड़ की एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है किया कंपनी की। इस किया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ साथ आज और भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इसी लोकेशन पर आ रहा है, जिसकी वजह से इस पूरी लोकेलिटी की इंप्रूव हो जाएगी। किया एक ही फैक्ट्री आज 12,000 से ज्यादा लोगों को आंध्र प्रदेश में एक जॉब दे रहा है। नंबर 4 स्मार्ट सिटी मिशन। भाई साहब 2015 में शुरू हुई एक ऐसी प्रोग्राम स्मार्ट सिटी मिशन, जिसकी एक बहुत बड़ी विजन थी कि इंडिया में कुछ ऐसी सिटीज को क्रिएट किया जाए, कुछ प्रमोट किया जाए जिस पर हर तरह की डेवलपमेंट्स हो, जहां पर एक क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात हो और वहां पे हर तरह की एक फैसिलिटीज, चाहे लोग जो रहते हैं उनकी हर तरह की फैसिलिटीज पूरी हो जाए विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इस पूरी मिशन को कंप्लीट करने के लिए 2015 में 100 सिटीज को चूज की गई थी। लेकिन आज इंडिया में 21st सेंचुरी में एक स्मार्ट सिटी बिल्ड करने की क्या जरूरत थी। एक फेमस अर्बन आर्किटेक्ट ने कहा है कि वी फर्स्ट बिल्ड द सिटीज देन दे शेप अस। भाई साहब एक स्मार्ट सिटी बिल्ड करने के पीछे एक वजह भी है कि अगर किसी भी एक सिटी में कुछ एक अनहेल्दी कंडीशंस है जहां पर एक सोशलाइज करने के लिए तो लोगों को कोई जगह नहीं है और वहां पर एक बहुत बड़ी कार्बन एमिशंस है, तो उस सिटी में तो जो भी लोग रहते हैं तो उनकी पर्सनालिटी पर बहुत इफेक्ट होती है। और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि 1991 में अर्बन पॉपुलेशन थी इंडिया में करीब 11.8% कंपेयर टू द रूरल पॉपुलेशन, लेकिन 10 साल बाद 2001 में वो परसेंटेज थी 28% से ज्यादा। और आज इंडिया में 2022 में अर्बन पॉपुलेशन है करीब 34%।
आउट ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन। लेकिन वर्ल्ड बैंक ये कहती है कि 2030 तक जो एक अर्बन पॉपुलेशन है वो बन सकती है 40%। और अब सोचो इंडिया में आने वाले समय में जब 40% से ज्यादा एक पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रह रहा है तो उस वक्त 75% से ज्यादा जीडीपी एक अर्बन एरिया से जनरेट हो सकती है। बिजनेस लाइन डेटा की एक रिपोर्ट कहती है कि सितंबर 2022 तक करीब 56% ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड। आउट ऑफ 7,902 प्रोजेक्ट्स करीब 4,436 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुकी है। इन सारी प्रोजेक्ट्स से ये जो स्मार्ट सिटीज बिल्ड हो रहा है उनमें से ज्यादा स्मार्ट सिटीज तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक टारगेट डेट रखी थी 2023, लेकिन अभी भी ये चालू है और अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो एक टाइम तो लगेगी कंप्लीट होने में। भाई साहब 2022 में ये नंबर्स देखते हुए कि लगता है कि यार फ्यूचर तो ब्राइट है, लेकिन काम जो है तो वो और भी काम करने की जरूरी है कुछ अलग अलग सिटीज में। लेकिन क्या स्मार्ट सिटीज सिर्फ इंडिया में बिल्ड हो रहा है, क्या पूरी दुनिया में बिल्ड नहीं हो रहा है? तो देखते हैं। चाइना में बहुत सारे स्मार्ट सिटीज हैं, उनमें से नंबर 1 स्मार्ट सिटी है शांघाई, जो इस दुनिया में नंबर 1 स्मार्ट सिटी है 2022 में। और चाइना ने ये भी कहा है कि उनके देश में करीब 800 पायलट स्मार्ट सिटीज बिल्ड हो रहा है। यूएस में कई सारे स्मार्ट सिटीज भी है और जापान ने तो ये प्लान किया है कि 2025 तक उनके देश में करीब 100 स्मार्ट सिटीज होंगे। ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है वो रैपिडली ग्रो हो रहा है। इन सारी रीजन से इंडिया में और ज्यादा स्मार्ट सिटीज बिल्ड करना जरूरी है, जस्ट बिकॉज जो लोग वहां रहते हैं उनको अगर सारी फैसिलिटीज मिल जाए तो वो लोग इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट दे सकते हैं। नंबर 5 स्टार्टअप इंडिया। भाई साहब 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव शुरू की थी जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। और ये प्रोग्राम इंडिया में इसलिए शुरू हुई थी जस्ट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर्स। जब ये इनिशिएटिव शुरू हुई थी बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव थी इस प्रोग्राम की। पहली एक ऑब्जेक्टिव थी कि इंडिया में जितने हो सकता है उतनी बड़ी एक स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करना, और दूसरी एक ऑब्जेक्टिव थी कि इंडियन गवर्नमेंट में जितने भी पॉलिसीज है उनमें से कुछ चेंजेस लिया जाए सो दैट एक स्टार्टअप के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, जिसके कारण से इंडिया में लाखों जॉब्स क्रिएट हो सके। भाई साहब मैं आपको कहना चाहता हूं कि इंडियन स्टार्टअप्स को इससे बहुत मदद मिली है। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। नंबर 1 जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस जो थी वो बहुत कम हुई है। दूसरी बेनिफिट थी कि इन सारी स्टार्टअप्स की जो पहली 3 साल के ऑपरेशन में कभी भी वो अपने कैपिटल गेन टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सारी बेनिफिट से आज इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ रही है जहां पर लोग एंटरप्रेन्योर सामने आ रहा है अपने स्टार्टअप्स को लेकर। भाई साहब आज 6 साल हो गए हैं स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव शुरू करके, और आज 6 साल बाद इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में करीब 15,000 से ज्यादा ग्रोथ हुई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2016 में इंडिया में एक स्टार्टअप काउंट थी 471, और आज 6 साल बाद इंडिया में 2022 में स्टार्टअप काउंट है 81,854। लद्दाख में तो बहुत कम स्टार्टअप्स है 42 स्टार्टअप्स, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स है 39,945 स्टार्टअप्स आज के डेट में। और आज 2022 में स्टार्टअप इंडिया लर्निंग प्रोग्राम पर करीब 3 लाख लोग रजिस्टर कर चुके हैं। और ये एक नोटिस करने की बात है कि 50% से ज्यादा स्टार्टअप्स जो है इंडिया में वो सारी स्टार्टअप्स टायर 2 टायर 3 सिटी से आ रहा है। और ये एक कमाल की बात है कि जहां पर एक रूरल एरिया से भी एक स्टार्टअप्स बाहर आ रहा है, यानी एक अर्बन और रूरल से जो एक डिफरेंसेस थी वो कम होती जा रही है, जहां पर एक कंपटीशन जो है तो वो एक लेवल पे है। और इतना ही नहीं यार, पिछले 10 साल में जापान के जो सॉफ्ट बैंक है वो इंडिया में जो एक इन्वेस्ट की गई जो पैसे है वो करीब $14 बिलियन है। और आज ओरेकल कंपनी ने इंडिया में करीब 9 इंक्यूबेशन सेंटर्स क्रिएट करने की एक अनाउंस किया है। और ये तो हो गई 2022 में एक 6 साल की पूरी जर्नी, लेकिन आगे फ्यूचर क्या है? भाई साहब अगर आपको इंडिया में फ्यूचर की बात करनी है तो इंडिया की जो स्टार्टअप्स ग्रोथ है वो कोई रोक नहीं सकता, जस्ट बिकॉज जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो हो रहा है स्टार्टअप नंबर्स पर, इट इज ऑल हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पिछले सेंचुरी में जिस तरीके से जो एक जापान में एक मिरेकलस जर्नी शुरू हुई थी जहां पर इनकी पूरी देश बदल गई, अगर आपको वही एक मिरेकलस जर्नी इंडिया में चाहिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और चलो यार आज के लिए तो बस इतना ही, और इस वीडियो के थ्रू आज एंड में कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी वीडियोस मैं बना रहा हूँ इस चैनल पे, इस चैनल की पूरी पर्पस यही है कि आने वाले 25 साल तक जो एक ऐसी डेवलपमेंट्स होगी इंडिया में, कुछ ऐसी मिरेकलस जर्नी, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी जरूर होगी जिस तरीके से जो जापान में हुई थी। जो आने वाले 25 साल तक जो डेवलपमेंट्स होगी इंडिया में तो वो चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा इस चैनल पे, और एवरीथिंग इज डेडिकेटेड फॉर दिस। और यार 25 साल सोचने तो बहुत एक अजीब लगता है, लेकिन ये बहुत लंबी ड्रीम है, बहुत लंबी जर्नी है। अगर आप इस पूरी विजन के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, यहाँ पर एक लाल वाला बटन है तो डू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार लाइक करो, और अच्छी नहीं लगी तो यार तो भी लाइक कर दो। और आपको क्या लगता है इन सारे प्रोग्राम्स के अलावा और कोई प्रोग्राम्स है इंडिया में जिससे इंडियन इकोनॉमी पर बहुत इफेक्ट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करो। और बस आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय। जब आप कोई एंड कर रहे हो ना कोई वीडियो तो बहुत ऑसम फीलिंग होती है कि यार बहुत अच्छा काम किया, ठीक है।